गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब क्या देखेंगे हम लोग झील के बारे में, यानी यह ज्योग्राफी का 5वां नंबर वीडियो है। तो शुरू करते हैं। धरातल पर उपस्थित जल पूर्व भागों को झील कहा जाता है। यानी कि धरातल है, वहाँ पर गोला इलाका है जहाँ पर पानी जमा हो जाए, या गोला भी हो सकता है, आयताकार भी हो सकता है, लेकिन जहाँ पर जल जमा हो उसको झील कहेंगे। और नदी, उसमें जल गतिशील होता है। विश्व में अधिकांश झीलों का निर्माण हिमानीकरण द्वारा हुआ है। यानी कि जब हिमयुग था उस समय की बात है। झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? लिम्नोलॉजी कहते हैं। झीलों के अध्ययन को क्या कहेंगे? लिम्नोलॉजी। कांप के अत्यधिक जमाव से नदियों एवं सागरों का जल झीलों के रूप में अवरुद्ध हो जाता है। उसे क्या कहेंगे? उसे डेल्टा झील कहते हैं। समुद्र तटीय भागों में समुद्री लहरों द्वारा रेत पदार्थों का जमाव कर देने से अवरोधक बन जाते हैं और सागरों का जल एक झील के रूप में अलग दिखाई पड़ता है। ऐसी झीलों को लैगून झील कहेंगे। नदी के द्वारा बना दिया उसको क्या कहेंगे? डेल्टा झील। लेकिन कोई इलाका है, यह पहले तट था, लेकिन अब लहरों के द्वारा क्या हुआ, यहाँ पर अंदर तक यह लहर की पानी घुस गया और समय के साथ यहाँ मुंह बंद हो गया। यह लैगून झील है। भारत में ओडिशा राज्य की चिल्का झील लैगून या अवरोधक झील का सर्वोत्तम उदाहरण है। कुछ फैक्ट। झीलों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे बोलिविया यानी दक्षिण अमेरिका की टिटिकाका झील की ऊंचाई सबसे अधिक है। जो क्यों ऊंचाई के मामले में? क्योंकि विश्व की ज्ञात झीलों में यह सबसे ऊंची झील है जिस पर नौकागम योग्य है। एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील पेगोंग झील, जो लद्दाख एवं तिब्बत के बॉर्डर पर है, जहां पर अभी भारत चीन के बीच में टसन है। आगे बढ़ते हैं। उर्मिया झील ईरान में है। उर्मिया कहाँ है? ईरान में है। उर्मिया झील, वान झील, मृत सागर, ये सब खारा पानी के लिए प्रसिद्ध हैं। इसराइल का मृत सागर अर्थात डेड सी झील विश्व की सबसे गहरे पानी की गहराई इसका कितना है? तो 1290 मीटर है झील है कौन? डेड सी। और इसका पानी इतना खारा है कि इसमें कोई डूब नहीं सकता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरेशिया का कैस्पियन सागर विश्व का सबसे बड़ा झील है। नाम कैस्पियन सागर, लेकिन है क्या? झील। साइबेरिया की बैकाल झील गहराई के मामले में विश्व की सबसे गहरी झील है। उत्तरी अमेरिका की सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कौन? तो सुपीरियर झील। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ग्रेट लेक्स उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर पूर्व स्थित ताजे पानी की झीलों का समूह है, जो कितना है? कुल 5 है। कौन कौन? सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, ईरी, ओंटारियो। और इसका क्रम भी इसी तरह से है। यानी कि सबसे पश्चिम में सुपीरियर है, फिर मिशिगन है, उसके बाद में ह्यूरोन है, ईरी है, और इस तरह से ओंटारियो है। इसको ग्रेट फिंगर लेक्स भी कहते हैं, जिसमें मिशिगन ही अमेरिका का पार्ट है, बाकी सब पर अमेरिका और कनाडा के बराबरी के दावेदारी है। फिनलैंड में लगभग 1,88,000 झीलें हैं, इसलिए इसे झीलों की वाटिका के नाम से जाना जाता है। ईरी झील संयुक्त राज्य अमेरिका की सर्वाधिक प्रदूषित झील है। अमेजन नदी की ज्वारीय तरंगों अथवा ज्वार मितियों को पोरोरोका कहा जाता है। क्या नाम है? पोरोरोका। किसको? तो अमेजन नदी की ज्वारीय तरंगों अथवा ज्वारीय तरंगों को पोरोरोका। विश्व की कुछ प्रमुख झील के बारे में देखिए। कैस्पियन सागर बार बार पूछ देता है कि जो कैस्पियन सागर है इससे बाउंड्री बनाने वाले देश का नाम बताइए। तो यह कौन कौन है? रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान। क्या नाम है? रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान। इसका क्या नाम है? शॉर्ट कितार या तारीख, ये सब कहिए, उसमें सब हो जाता है। जैसे कितार, कितार यानी के फॉर कजाकिस्तान, आई फॉर ईरान, कितार, ए फॉर अजरबैजान, TA हो गया। अब आते हैं कितार में जो T है उसके हिसाब से तुर्कमेनिस्तान एंड R बराबर रूस। दूसरा है सुपीरियर झील, यह USA और कनाडा के मध्य है। विक्टोरिया झील, इसे भी पूछ देता है कि यह किन किन देशों के बीच है, तो यह युगांडा,
तंजानिया तथा केनिया के मध्य है। युगांडा, तंजानिया तथा कीनिया के मध्य है। अरल सागर यह कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य कौन है तो अरल सागर। ह्यूरोन झील यह कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य है। कौन तो ह्यूरोन, कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य है। मिशिगन यूएसए। टंगानिका याद कर लीजिए, टंगानिका यह जायरे, तंजानिया, जाम्बिया और बुरुंडी के मध्य है। कौन तो टंगानिका जायरे, तंजानिया, जाम्बिया तथा बुरुंडी के मध्य है। ग्रेट बियर झील यह कनाडा में है। बैकाल झील यह रूस साइबेरिया में है। और मालवी झील, पहले इसका नाम न्यासा झील था, यह तंजानिया, मलावी तथा मोजाम्बिक, तंजानिया, मलावी तथा मोजाम्बिक में अवस्थित है। आपको यह मुश्किल से 3-4 झील को ही तो याद रखना पड़ता है। जैसे कैस्पियन सागर, इसके बाउंड्री वाले याद कर लीजिए, कितार या तारीख से हो जाएगा। रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान। सुपीरियर झील कनाडा और यूएसए। एक यहाँ देखिए, यह है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील जो अफ्रीका में है, युगांडा, तंजानिया और केनिया के मध्य है। याद कर लीजिए, विक्टोरिया, युगांडा, तंजानिया तथा केनिया। अरल सागर कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। फिर टंगानिका यह जायरे, तंजानिया, जाम्बिया और बुरुंडी के मध्य है। और मालावी या न्यासा झील यह तंजानिया, मलावी तथा मोजाम्बिक के मध्य है। आगे देखिए, ग्रेट स्लेव झील कनाडा। ईरी झील कनाडा और यूएसए। विनिपेग झील केवल कनाडा। ओंटारियो झील कनाडा यूएसए। लडोगा झील रूस। बाल्खस झील रूस। चाड झील, चाड झील में एक तो चाड है ही, और नाइजीरिया, कैमरून, नाइजीरिया, कैमरून और चाड झील। ओनेगा झील यह रूस में है। आयर झील ऑस्ट्रेलिया। टिटिकाका झील पेरू तथा बोलीविया में है। और अथाबस्का झील तो यह कनाडा में है। तो हम लोगों ने झील के बारे में तथ्य याद कर लिए। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कैस्पियन सागर, मीठे पानी में सबसे बड़ा क्षेत्रफल में सुपीरियर, गहराई के मामले में बैकाल, इतना याद रखिए। विलुप्त होता झील तो उसका नाम है ऑरल सी। अब इसके बाद हम लोग विश्व की जो मिट्टियाँ हैं उसके बारे में कुछ याद कर लेते हैं फैक्ट। मिट्टी यानी मिट्टी से हमारा अभिप्राय पृथ्वी की उस ऊपरी परत से है जिससे मानव अपनी अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। मिट्टी निर्माण में जलवायु, जैविक कारक, स्थाकीर्तिक कारक, आधार शैल और भू पदार्थ तथा समय प्रमुख है। विश्व मिट्टी का पुरातन वर्गीकरण यानी प्राचीन काल से ही जो, या पुरातन मतलब पहले से जो वर्गीकरण कैसे किया गया, यह एक होता है टुंड्रा मिट्टी, दूसरा है पोडजोल, और आगे देखते हैं तीसरा है भूरी वन मिट्टी, चौथा है लेटराइटी या लेटोसोल या फेरल सोल, पांचवा है चर्नोजम, और आगे देखिए बस इतना, और छठा है आपको ग्रूम सोल या भूरी या लालामी मिट्टी, और सातवां होता है रेगिस्तानी मिट्टी। तो इसके बारे में डिफिनेशन थोड़ा देख लेते हैं। टुंड्रा मिट्टी, इस प्रकार की मिट्टी उत्तरी अमेरिका, उत्तरी यूरेशिया और ग्रीनलैंड के दक्षिणी किनारों में पाई जाती है। पोडजोल, इस प्रकार की मिट्टी उत्तरी अमेरिका, उत्तरी यूरोप, साइबेरिया के टुंड्रा प्रदेशों में पाई जाती है। कौन तो पोडजोल। और आगे देखिए भूरी वन मिट्टी, ये मिट्टियाँ पूर्वी अमेरिका, उत्तरी यूरोप तथा इंग्लैंड के पोर्टजोल क्षेत्र के दक्षिणी हिस्सों में पाई जाएंगी। यह वन मिट्टी यानी फॉरेस्ट मिट्टी है। लेटराइटी या लेटोसोल या फेरल सोल, ये मिट्टियाँ एशिया, दक्षिण एवं मध्य अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के वृहद हिस्सों में फैली हुई है। चर्नोजम, पियरी, स्टेपी, ये मिट्टियाँ तो नाम ही है पियरी या स्टेपी, मतलब यह उत्तरी अमेरिका, स्टेपी यानी मध्य यूरोप। तो ये मिट्टियाँ उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मंचूरिया, ऑस्ट्रेलिया और स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकूल क्षेत्र में पाई जाती हैं। ग्रूम सोल या भूरी या लाल मिट्टी, ये मिट्टियाँ लेटराइट मिट्टियों के शुष्क सीमांत पर सवाना घास मैदान में पाई जाती है। सवाना कहाँ है तो अफ्रीका की बात हो गई। रेगिस्तानी मिट्टी, ये मिट्टियाँ तुर्कमेनिस्तान, मंगोलिया, सिकियांग और अमेरिका के यूटा राज्य में पाई जाती हैं। और विश्व मिट्टी का नवीन वर्गीकरण, तो नवीन मतलब जो नया नया किया गया है उसमें पहला होता है एंटीसोल, ये मिट्टियाँ सहारा यानी और अफ्रीका, कनाडा के पर्वत, अलास्का, साइबेरिया और तिब्बत में पाई जाती है। यानी एंटीसोल मतलब क्या, यह या तो रेगिस्तानी मिट्टी है या पहाड़ी मिट्टी है। दूसरा है इनवर्टिसोल, ये मिट्टियाँ पूर्वी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, सूडान, भारत और ऑस्ट्रेलिया में फैली हुई है। कौन तो इनवर्टिसोल। और एरिडोसोल, एरिड मतलब क्या होगा, यह शुष्क क्षेत्र। तो ये मिट्टियाँ दक्षिण पश्चिम अमेरिका, मध्य मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग, सहारा पश्चिमी तथा एशिया, ऑस्ट्रेलिया और गोपी में, यानी यह एरिडोसोल रेगिस्तानी मिट्टी है। मोलिसोल,
तो ये मिट्टियाँ अमेरिका, चीन, स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकूल, मंगोलिया, परागुए, उरुगुए, ऑस्ट्रेलिया तथा उत्तरी अर्जेंटीना के मैदानी भागों में कौन तो मोलिसोल। तो यानी मोलिसोल क्या है, तो यह मैदानी इलाका की मिट्टी है। इंसेप्टिसोल, ये मिट्टियाँ अमेरिका, चिली, कोलंबिया, स्पेन, फ्रांस, साइबेरिया, पूर्वी चीन, दक्षिणी पश्चिमी गंगा घाटी और इक्वाडोर के हिस्सों में, यानी कि यह जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है, यानी यह उपजाऊ क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं। एस्पाडोजोल, ये मिट्टियाँ उत्तरी अमेरिका, उत्तरी यूरोप, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में फैली हुई हैं, कौन तो एस्पाडोजोल। और अल्फिसोल, ये मिट्टियाँ अमेरिका, पूर्वी ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका के निचले भागों, भारत तथा दक्षिण पूर्व एशिया के पर्णपाती वन प्रांतों में पाए जाते हैं, कौन तो अल्फिसोल, यानी पर्णपाती क्षेत्र, मतलब यह विषुवत रेखा नहीं है, यह रेगिस्तान भी नहीं, यानी कि यहाँ पर वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती होगी। ऑल्टिसोल, ये मिट्टियाँ दक्षिणी पूर्वी अमेरिका, उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण ब्राज़ील और पराग्वे के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में फैली हुई है, कौन तो ऑल्टिसोल, यानी यह मानसूनी क्षेत्र का इलाका होगा। और दक्षिण ब्राज़ील और पराग्वे के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और दक्षिण पूर्व एशिया यानी मानसूनी रीजन। ऑक्सीसोल, ये मिट्टियाँ उत्तरी ब्राज़ील, अफ्रीका के दक्षिणी हिस्से और दक्षिणी पूर्वी एशिया के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में फैली हुई है। और हिस्टोसोल, ये मिट्टियाँ निम्न अक्षांशों में पाई जाती हैं। अब जो मिट्टी है तो इसमें होगा अपक्षय होगा यानी वेदरिंग, फिर होगा उसका अपर्दन यानी इरोजन, फिर उसका होगा जमाव यानी डिपोजिशन। तो अपक्षय यानी वेदरिंग के बारे में देख लें। तो अपक्षय एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पृथ्वी की सतह या सतह के समीप की चट्टान विभिन्न कारणों से विघटित एवं अवघटित होती है। इस प्रक्रिया में कठोर एवं बड़ी चट्टानें सूक्ष्म कणों में बदल जाती हैं जो मिट्टी निर्माण के प्राथमिक पदार्थों का कार्य करती है। इसके अंतर्गत कठोर चट्टानों का प्रवाहमान जल, पवन, ग्लेशियर, आइस यानी ग्लेशियर बर्फ की बात हो रही है, तरंगों जैसे भूमि अपर्दन एजेंटों द्वारा परिवहन योग्य कणों में परिवर्तित होता है। यानी कि इसके द्वारा क्या होगा, तो इन चट्टानों को तोड़ दिया जाएगा और कारण तोड़ देने पर यह अब परिवहन योग्य हो गया, अब इसको कोई ले जा सकता है। भौतिक अपक्षय के अंतर्गत उपशमन यानी तापन, शीतलन यानी कूलिंग, हिमकरण यानी जमना तथा जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों द्वारा यांत्रिक अपक्षयीकरण इत्यादि आते हैं। जबकि रासायनिक अपक्षय के अंतर्गत कार्बनीकरण, हाइड्रेशन, हाइड्रोलिसिस एवं विलयन इत्यादि आते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त चट्टानों का जैविक अपक्षय भी होता है जिसमें भौतिक एवं रासायनिक अपक्षय दोनों शामिल है। जैविक अपक्षय तब होगा जब जीव जंतु बिल बनाते हैं या अम्लीय पदार्थ चट्टान पर छोड़ते हैं, इसे भी चट्टान टूट फूट जाएगा। जैसे लाइकेनों द्वारा चट्टानों से सीधे पोषक तत्व प्राप्त करने के कारण चट्टानें टूट जाते हैं। दूसरा होता है अपर्दन, इरोजन, गुरुत्वाकर्षण, प्रवाहमान जल, पवन तरंगे, ज्वार भाटा एवं धाराओं जैसे अपर्दन एजेंटों द्वारा उभरी चट्टान के विघटन को अपर्दन कहते हैं। भौतिक अपर्दन के अंतर्गत अपघर्षण, सन्निघर्षण, अपवाहन, जलगति क्रियाएं होती हैं। इसमें अपघर्षण यानी कोई दो जगह है, वहाँ पर चट्टान है, इस पर पानी उसको घर्षण कर रहा है। सन्निघर्षण यानी पानी के अंदर छोटे छोटे टुकड़े जो आपस में इनका संघर्ष हो रहा है जिससे टूट जाएंगे। अपवाहन यानी ड्रेनेज सिस्टम, जल गतिकी यानी पानी के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं। अपघर्षण के अंतर्गत अपर्दन एजेंटों द्वारा स्थानांतरित पदार्थों के माध्यम से चट्टानों की कटाई, छटाई एवं घिसाई की जाती है। सन्निघर्षण, तो सन्निघर्षण के अंतर्गत स्थानांतरण के दौरान पदार्थ आपस में टकराकर विघटित हो जाते हैं। अपवाहन की क्रिया मरुस्थलों में होती है। जलगति क्रिया में नदी का जल चट्टानों पर प्रहार कर उसके संगठन को कमजोर करता है एवं विघटित पदार्थ का परिवहन होता है। रासायनिक अपर्दन संक्षारण के द्वारा होता है, जैसे घुलन क्रिया, कार्बनिककरण, जल योजन, ऑक्सीकरण एवं जल अपघटन के माध्यम से संपन्न होता है। सब रासायनिक अपर्दन के उदाहरण हैं। परिवहन के अंतर्गत विविध कारणों से अपक्षयित एवं अपर्दित पदार्थों का स्थानांतरण किया जाता है। बड़े कणों या खंडों का परिवहन धरातल पर घसीटने के द्वारा होता है। आगे बढ़ते हैं। नदी द्वारा उत्पन्न कुछ स्थलाकृतियां हैं, जैसे नदियां अपर्दन,
परिवहन एवं निक्षेपण क्रिया करती हैं। नदियों द्वारा उत्पन्न स्थल रूप इस प्रकार हैं, जैसे गार्ज या कैनियन, यानी यह भी आकार की घाटी बनाएगा। तो नदी के लंबवत कटाव क्रिया से भी आकार की घाटी यानी गार्ज एवं कैनियन के रूप में विकसित हो जाते हैं। जलप्रपात, जब नदियों का जल ऊंचाई से खड़े ढाल में से अत्यधिक वेग से नीचे गिरता है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। विश्व के प्रमुख जलप्रपात जैसे एंजल, यह संसार का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात है जो कैरोनी नदी वेनेजुएला में है। टुगेला, यह दक्षिण अफ्रीका में है। थ्री सिस्टर, यह पेरू में है। ब्राउनी, न्यूजीलैंड। योसेमाइट, यह कैलिफोर्निया में है। सदरलैंड, न्यूजीलैंड। टकाकू, यह ब्रिटिश कोलंबिया यानी कनाडा में है। और जोग प्रपात भारत में स्थित है। इसी तरह मुल्टनोमाह, यह ओरेगन यूएसए में है। और ग्रैंड प्रपात, यह लेब्राडोर कनाडा में। विक्टोरिया जाम्बेजी नदी जिम्बाब्वे और नियाग्रा यूएसए यानी कनाडा में स्थित है। डेल्टा, तो नदियों द्वारा मुहाने के पास लाए गए अवसादों के जमा किए जाने से ग्रीक अक्षर यह डेल्टा जैसे विकसित स्थल रूप डेल्टा कहलाते हैं। भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा संसार का सबसे बड़ा डेल्टा क्षेत्र है। जल गर्तिका, यह क्या है? तो नदी के प्रवाह मार्ग में जल दाब एवं घर्षण क्रिया से गर्तों का विकास होता है जिसे जल गर्तिका कहते हैं। नदी वेदिका, नदी घाटी के दोनों ओर नवोन्मेष के कारण विकसित सोपानी संरचना को नदी वेदिका कहते हैं। नदी विसर्ग, तो नदियों के अंतिम प्रौढ़ावस्था मार्ग में अवरोध के कारण विकसित नदियों के घुमावदार मार्ग को नदी विसर्ग करते हैं। यानी पहाड़ से नदी आया तो अभी तेज है तो सीधा चलेगा, लेकिन जब मैदान में आएगा यहाँ पर उसका ढाल कम हो जाएगा, अब नदी इस तरह से इस आकार में मूवमेंट करेगी, इसे ही नदी विसर्ग कहते हैं। जलोढ़ पंख, नदियों द्वारा पर्वतों के आधार तल के पास अर्धवृत्ताकार रूप में पदार्थों का निक्षेपण जो आकृति में पंख के समान होता है जलोढ़ पंख कहलाता है। तटबंध, नदी के दोनों किनारों पर मिट्टियों के जमाव द्वारा बने लंबे लंबे बांध होते हैं जो कि कम ऊंचाई वाले कटक के समान हैं, वह तटबंध है। क्षारण झील, यानी जब नदियाँ अपने विसर्ग को त्याग कर सीधे प्रवाहित होने, यानी पहले इस तरह था, फिर दूसरा मूवमेंट में इतना नज़दीक आएगा और तीसरा मूवमेंट में क्या हो गया कि यह यहाँ से इस बाउंड्री इसका इस तरह से टच कर गया तो अब यह इसको छोड़ देगा, अब नदी सीधे इसी तरह मूवमेंट हो गया और यह एक झील क्षारण झील यानी ऑक्सबो लेक कहेंगे इसको या गोखुर झील कहलाता है। हिम नदी द्वारा उत्पन्न स्थलाकृति, तो देखिए जैसे ड्रमलिन, ये भूमि हिमोड द्वारा निर्मित गोल टीले वाली पहाड़ियाँ होती हैं इस तरह से, जिसकी आकृति उल्टी नाव के समान होती है, उसको क्या कहेंगे? ड्रमलिन केम। हिम अग्र के समक्ष जमा अति प्रवण जलोढ़ शंकु को क्रेम कहते हैं। यानी हिम अग्र यानी जलोढ़ के आगे जमा अति प्रवण जलोढ़ शंकु, ये शंकु टाइप का होगा, उसको क्या कहेंगे? क्रेम कहेंगे। शंकु कैसा होता है? तो शंकु इसी टाइप का शंकु होता है। फ्योर्ड, यह ए सागर में डूबी हुई हिम नदी आकृति है जो लंबे ढालू पार्श्व तटीय प्रवेश मार्ग होते हैं जो सागर के निकट के पर्वतीय क्षेत्र में पूर्व में विद्यमान नदी प्रणाली में तीव्र हिमनद के कारण विकसित होते हैं। और यू आकार की घाटी, तो हिम नदी अपने प्रवाह मार्ग में किसी नदी निर्मित घाटी में अपघर्षण द्वारा यू आकार की घाटी में परिवर्तित हो जाती है। यू आकार की घाटी हिम न द्वारा। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। आशा करते हैं कि अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।